नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के उत्तराखंड के बुलेटिन के साथ सबसे पहले बात कर रहे हैं बड़ी खबर की। देहरादून से पूर्व आईएएस रामविलास यादव से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बीज घोटाले की जांच की गायब फाइल पर एक्शन लिया गया है। फाइल गायब होने का पुलिस ने दर्ज किया है केस। साल 2020 में रामविलास यादव के ऑफिस में थी फाइल। 3 साल से फाइल का कोई अता पता नहीं है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। दीपांकर भट्ट बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दीपांकर, क्या ये पूरा मामला है और फिलहाल किस तरीके से अब पुलिस ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई शुरू की है? अनुपम, सबसे खास बात यह कि रामविलास यादव जो विजिलेंस के घेरे में रहे, जेल में रहे, अभी जमानत पे बाहर है। उसमें बड़ा मसला ये कि अपर सचिव कृषि रहते हुए 2017-18 में जो घपला हुआ था यहाँ पर बीज का, उसमें ये पाया गया था कहीं ना कहीं बड़ी अनियमितताएं हुई है। अपर सचिव थे रामविलास यादव उस समय। तो रामविलास यादव की टेबल से ये फाइल गायब है पिछले 3 साल से। अब पुलिस में केस दर्ज करवाया गया है सचिवालय के जो अधिकारी है कृषि विभाग से जुड़े हुए कि ये फाइल गायब है। लेकिन सवाल यह है कि जब एक अधिकारी ही इतने विवादों में घिरा हो, जब वो विजिलेंस जांच से जूझ रहा हो, 500 करोड़ की उसने संपत्ति बनाई हो, ऐसे में उसके टेबल से फाइल गायब होना, वो भी बीज घोटाले की फाइल, और जिस जांच में ये पाया गया हो कि बीज घोटाला हुआ था, तो ऐसे में अब इसकी जांच आगे बढ़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं रामविलास यादव के लिए एक नई मुश्किल खड़ी करती हुई एक फाइल है और एक बड़ा विवाद इसमें सामने आ सकता है और इसमें जाहिर तौर पर राजनीति भी गर्म आएगी और इसमें अफसरों की लापरवाही भी सामने आएगी कि 3 साल से अगर कोई फाइल गायब है किसी आईएएस की टेबल से, और आईएएस जो जेल में रह चुका हो, जेल में जिसको सजा हुई हो, वहां पर एक बड़ा विवाद है। अनुपम, लेकिन सवाल यहां पर यह होता है कि आखिर फाइल गायब हो जाती है, पुलिस भी और तमाम जो ऑफिशियल्स हैं वो भी पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डालकर रखते हैं। अब एकाएक कार्रवाई देखने को मिल रही है। बिल्कुल अनुपम, सबसे बड़ा सवाल इसमें यही खड़ा होता है कि रामविलास यादव 2020 में उनके टेबल पे फाइल जाती है। उसके बाद रामविलास यादव के खिलाफ विजिलेंस की जांच हुई और रामविलास यादव जेल में रहे। 3 साल से वो फाइल कहाँ है, फाइल का मूवमेंट क्यों नहीं है? खास बात यह है कि वो जो जांच हुई थी बीज घोटाले की, उसमें ये कहा गया था कि इसकी एसआईटी जांच होनी चाहिए। उस वक्त के जो डायरेक्टर थे उनको वहां पद से हटाया गया, लेकिन ना उन पर कोई एक्शन हुआ, ना आगे फाइल में जो एसआईटी जांच के लिए लिखा गया, ना एसआईटी जांच हुई। तो सवाल यह है कि सचिवालय में जो कृषि विभाग से जुड़े हुए अनुभाग अधिकारी है, दूसरे अधिकारी हैं, वो 3 साल तक उन्होंने फाइल को टटोला क्यों नहीं ये पूछा गया कि फाइल इस वक्त कहां पर है, क्या इसका मूवमेंट है? रामविलास यादव अगर जेल जा चुके हैं तो उनके टेबल्स की जो फाइल थी, उस किस फाइल का मूवमेंट क्या है? ये बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पर सचिवालय की तरफ से भी है, सचिवालय के अफसरों की तरफ से भी है, कर्मचारियों की तरफ से भी है। और अब जब ये मामला खुलकर सामने आएगा तो पूरी डिटेल हम दर्शकों को देंगे। अनुपम, बिल्कुल दीपांकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी रुड़की दौरे पर हैं, जहां G20 इंपैक्ट कार्यक्रम में सीएम धामी ने शिरकत की। आईआईटी के दीक्षांत भवन में एक कार्यक्रम है, वहीं स्कूली छात्र भी कार्यक्रम में शामिल हैं। नेतृत्व बन रहा है। मैं आज के इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि पहले के ये जो G20 जैसे जितने भी समिट होते थे, जितने भी इस प्रकार के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम आते थे जिसमें विश्व के प्रतिनिधि भाग लेते थे, वो कुछ एक स्थानों पर कार्यक्रम होकर समाप्त हो जाया करते थे। यानी कि हमारे बड़े शहरों में दिल्ली, बंबई, कोलकाता, बेंगलोर, मद्रास, ऐसे बड़े शहरों में ही कार्यक्रम होते थे और कार्यक्रम होने के बाद देश के लोगों को पता भी नहीं लगता था कि कौन से कार्यक्रम हो रहे हैं। एक दिन अखबार में आ जाता था, मीडिया में आ जाता था। लेकिन ये पहला अवसर है जब भारत को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में G20 की अध्यक्षता मिली और ये G20 के जितने कार्यक्रम हुए, वो G20 के कार्यक्रम एक स्थान पर, 2 स्थान पर, 5 स्थान पर, 10 स्थान पर, 20 स्थान पर नहीं हुए, बल्कि देश के कोने कोने पर हुई। हर देश के छोटे छोटे स्थानों पर ये G20 के कार्यक्रम हुए और इससे हमारे भारत का सामर्थ्य पूरी दुनिया को दिखा कि भारत का कोई भी कोना आज विकास की जो ये दौड़ है, विकास की रफ्तार है, उसमें आगे निकल गया है। सभी मेजबानी कर सकते हैं और उत्तराखंड के अंदर भी हमारे राज्य में, चूंकि इतना बड़ा राज्य नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हमको 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3-3 G समिट की जो है मेजबानी करने का अवसर हमको मिला है। और इस दायित्व को हमने बहुत बखूबी निभाया भी है। बहुत शानदार तरीके से हमने इस काम को पूरा किया और तीनों बैठकों को
सकुशल हमने संपन्न करवाने के साथ ही जो हमारी देवभूमि का संदेश है, अतिथि देवो भव, उसका भी संदेश उन प्रतिनिधियों को, आए हुए मेहमानों को भली भांति देने का काम उत्तराखंड के लोगों ने किया है। जब मैं G20 की बैठकों में विभिन्न देशों के जो आए हुए डेलीगेट्स से, जो प्रतिनिधि थे, उनसे मिला और जब उनका भारत के प्रति मैंने प्रेम देखा, तो सच बताऊं तो वह पल मेरे लिए बहुत ही अविस्मरणीय थे, जब मैं विदेश के प्रतिनिधियों की आंखों में भारत के लिए एक प्रेम और विश्वास देख रहा था। जिस प्रकार से उन्होंने कोरोना महामारी के समय में हमारे देश के जो सरकार है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उन्होंने जिस प्रकार से दुनिया के दूसरे देशों को भी, जब वैक्सीन पूरी दुनिया में कहीं मिल नहीं रही थी, लोग केवल अपने देश की चिंता कर रहे थे, ऐसे समय में 100 से भी अधिक देशों को जो भारत की सरकार ने वैक्सीन देने का काम किया, उससे पूरे विश्व के अंदर भारत के प्रति एक आदर का भाव, एक श्रद्धा का भाव, एक विश्वास का भाव पूरी दुनिया के अंदर बैठा हुआ। मैंने इन बैठकों में यह भी जाना कि प्रधानमंत्री जी के डायनेमिक लीडरशिप में आज भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, समृद्ध लोकतंत्र, वैश्विक मंच पर शांति दूत तथा मानवता के प्रयासों में अग्रदूत के रूप में स्थापित हो रहा है। आप सभी ने देखा होगा कि रूस यूक्रेन युद्ध के समय में हमारे पूरे भारत के बहुत सारे विद्यार्थी जो तो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को आप सुन रहे थे, जो कि संबोधित कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा अपना असर दिखाने लगा है। केंद्र ने उत्तराखंड को विशेष सहायता लोन के लिए 951 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। इससे 48 योजनाओं पर काम होगा। नैनीताल में मॉडल कॉलेज के अपग्रेडेशन के लिए 61 करोड़ रुपए, 500 बेड के दून मेडिकल कॉलेज के लिए 60 करोड़ रुपए, दून मेडिकल कॉलेज कैंपस के लिए 34 करोड़, रुड़की देवबंद रेल लाइन के लिए 55 करोड़, सहसपुर में स्किल हब के लिए 26 करोड़, टनकपुर ISBT के लिए 25 करोड़, देहरादून में बस डिपो वर्कशॉप के लिए 25 करोड़ और अल्मोड़ा सीवरेज स्कीम के लिए 20 करोड़ की मदद दी जाएगी। सीएम धामी ने इसके लिए पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया है। आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर है, बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी ने सांसदों को बड़ी जिम्मेदारी दी है। विधानसभा चुनाव में आ रही 23 सीटों पर सांसदों को जिम्मेदारी दी गई है। इन सीटों से लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कराने की जिम्मेदारी है। बीजेपी के सांसदों को विधानसभा सीटों का जिम्मा 5 लोकसभा 3 राज्यसभा सांसदों को जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस, बीएसपी, निर्दलीय विधायकों वाली सीटों का जिम्मा दिया गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी ने जिम्मेदारी सौंपी है। कांग्रेस 19, बीएसपी 2, निर्दलीय 2 विधायक ये यहां पर अभी की तस्वीर है। ऐसे में यहां पर बीजेपी के सांसदों को ये बड़ी जिम्मेदारी यहां पर सौंपी गई है। उत्तराखंड की सबसे वीवीआईपी लोकसभा सीट नैनीताल कभी स्वर्गीय एनडी तिवारी के नाम से जानी जाती थी। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कुछ ऐसा हो रहा है कि एक बार फिर एनडी के नाम की चर्चा जोर पकड़ने लगी है। आखिर क्या है यह पूरा मामला, देखिए हमारी रिपोर्ट। पहाड़ के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी अब यादों में हैं। लेकिन पहाड़ से निकलकर नई दिल्ली तक का सफर करने वाले एनडी तिवारी का राजनीतिक कौशल आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पतपुरी गांव के रहने वाले एनडी तिवारी का परिवार सामने आया है। परिवार ने नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट को एनडी तिवारी और कांग्रेस की परंपरागत सीट करार देते हुए कांग्रेस आलाकमान से परिवार के ही किसी सदस्य को लोकसभा सीट देने की मांग की है। उनके परिवार के किसी सदस्य को टिकट मिलना चाहिए जिसने उनके साथ काम किया हो और ताकि उनके अधूरे सपनों को पूरा किया जा सके। यही नहीं, एनडी तिवारी से राजनीतिक गुर सीखने वाले उनके भतीजे और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलियोटिया ने तो बाकायदा अपना दावा भी ठोक दिया है।
चूँकि हमने 30 साल से कांग्रेस में सेवा दी है, विभिन्न जिम्मेदारियों में पूरा निस्वार्थ रूप से, यदि पार्टी मौका देती है तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। जाहिर है एनडी तिवारी के परिवार ने ऐसे समय में लोकसभा चुनाव लड़ने का दावा पेश किया है जब कांग्रेस एक मुश्किल दौर से गुजर रही है। नैनीताल लोकसभा से कांग्रेस को भी एक मजबूत दावेदार की तलाश है। साल 1951 से लेकर 2007 तक एनडी तिवारी ने जिस नैनीताल उधम सिंह नगर से राजनीति का लोहा मनवाया, वहां आज भी उनके चाहने वालों की संख्या अनगिनत है और यही चाहत एनडी तिवारी परिवार के दावे का मजबूत आधार है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर ताजा जानकारी सामने आई है। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने बताया कि जनवरी महीने के आखिरी हफ्ते में और राम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। 21 से 23 जनवरी तक मंदिर के उद्घाटन के मुहूर्त की तारीख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दी गई है। उनका समय मिलने के अनुसार उद्घाटन समारोह आयोजित होगा। हरिद्वार पहुंचे गोविंद देव गिरी ने शंकराचार्य राजराजेश्वराश्रम से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने जानकारी दी कि राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में देश भर के साधु संत और राजनेता मौजूद रहेंगे। निश्चित रूप से उद्घाटन जनवरी के तीसरे सप्ताह में अवश्य होगा। हमारा जहाँ तक पूरा अनुमान है 21 से 23 के बीच में, 3 दिन के बीच में कोई दिनांक मिल जाएगा, ऐसा हमें लगता है। उसके मुहूर्त हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजे हैं और अब उनकी तिथि के चयन के अनुसार होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के 300 से ज्यादा सरकारी स्कूल में सेंट्रलाइज किचन में मिड डे मील बनता है, लेकिन कुछ ऐसे वीडियो न्यूज़ 18 के हाथ लगे हैं जिससे मिड डे मील में दिए जा रहे खाने की क्वालिटी पर सवाल उठ रहे हैं। बहुत टेस्ट है। रोटी देखो मैम कैसी है, और खाना एकदम फीका है। राजमा नहीं है। अच्छा नहीं है मैम। देखो कभी नमक नहीं रहता दाल में और ना ही मिर्च रहता है। अभी देखो जली जली रोटी भी आ रही, कड़ी चबाया नहीं जाता है। तो सुना आपने, राजमा और रोटी खा रहे इन बच्चों के चेहरे पर भले ही मुस्कान है, लेकिन अंदर से ये इसे खाना नहीं चाहते। और क्यों खाना चाहेंगे जब आपको ये पता चले कि राजमा की क्वालिटी क्या है और इसे कैसे बनाया गया। अब आप भिगोए हुए राजमा को देखिए, इसमें आधे से ज्यादा सड़े हुए हैं, कई में फफूंद लगी हुई है। अब इस राजमा को जिस तेल में बनाया जा रहा है उसको भी देखिए, इस तेल के अंदर ये रैपर कहां से आ रहे हैं, ये तो तेल पैक करने वाली कंपनी ही बता सकती है। अब इस तेल में इन फफूंद लगे और सड़े हुए राजमा को बनाया जा रहा है तो उसमें स्वाद तो छोड़िए, आपकी सेहत को भी बिगाड़ देगा। और ये खाना बन रहा है देहरादून के सेंट्रलाइज्ड किचन में, और इसी किचन से बना खाना जिले के सरकारी स्कूलों में बच्चों के खाने के लिए पैक होकर जाता है। उधर अक्षय पात्र द्वारा संचालित सेंट्रलाइज्ड किचन के हेड तो दावा करने लगे कि वो ऐसा खाना बच्चों को दे रहे हैं जैसे माँ अपने बच्चों के लिए बनाती है। जो बच्चों को खाना जाना, जो सबसे अच्छा खाना है वो माँ दे सकती है, तो हम एक माँ के पास जाने की कोशिश करते हैं। माँ को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जैसा खाना माँ बना के अपने बच्चों को देती है वैसा खाना अक्षय पात्रा में बना के स्कूल के बच्चों को दें। अब जरा शिक्षा मंत्री को भी सुन लीजिए। उनका कहना है कि जब मैंने निरीक्षण के दौरान बच्चों से खाने की क्वालिटी पूछी तो बच्चों ने खाने की तारीफों के पुल बांध दिए। हाँ देखिए, जो सेंट्रल किचन यहाँ देहरादून में है, अब उसके लिए लगभग हजारों बच्चे उस किचन से खाना खाते हैं। और मैं आज भी 3 स्कूलों में गया और मैंने बच्चों से पूछा कि खाना कैसा है, तो सब बच्चों ने कहा कि खाना बहुत अच्छा है। लेकिन चूंकि आप कह रहे हैं तो मैं निश्चित रूप को एक बार मैं भी खुद वहाँ का निरीक्षण करूंगा और एक बार वहाँ देख के आऊंगा कि सच्चाई क्या है। न्यूज़ 18 की पड़ताल में जो वीडियो हाथ लगे हैं उससे खाने की क्वालिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है। खुद बच्चों ने भी क्वालिटी पर सवाल खड़े किए।
ऐसे में अब उम्मीद है कि जल्द ही शिक्षा मंत्री फिर से निरीक्षण करें, क्योंकि मिड डे मील बच्चों की सेहत से जुड़ा हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में बारिश मुसीबत बढ़ा रही है। बरसात के बाद मुरीसागरी सड़क कई जगह क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसकी वजह से बड़ी गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से बंद है और लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतें हो रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बारिश से सड़क पर कीचड़ ही कीचड़ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से लोग उसमें फंस रहे हैं और आने जाने में परेशानी बहुत ज्यादा लोगों को महसूस हो रही है। जोशीमठ में मारवाड़ी चौक से नरसिंह मंदिर को जोड़ने वाली सड़क का आधा हिस्सा धंस गया है, जिससे बद्रीनाथ धाम जाने वाली बड़ी गाड़ियों की आवाजाही पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। भारी बारिश की वजह से नरसिंह मंदिर रोड का आधा हिस्सा नीचे की ओर खिसक गया, जिससे यहां पर बड़ी दुर्घटना हो सकती है। वहीं सड़क का आधा हिस्सा टूटने से उसके आसपास की बस्तियों को भी खतरा हो गया है। चमोली में बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बार बार पीपलकोटी के पास बाधित हो रहा है। यहां सड़क पर पहाड़ से मिट्टी और पत्थर आ रहे हैं, इससे सड़क पर गाड़ियों का गुजरना मुश्किल हो गया है। सड़क पर दलदल की स्थिति हो गई है, जिसमें गाड़ियां फंस रही हैं, जिससे घंटों तक रोड पर जाम लग रहा है। हालांकि जेसीबी मशीन लगातार मलबे को साफ करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मलबा भी बार बार आ जाता है। पिथौरागढ़ के बॉर्डर इलाकों में पहाड़ियों का दरकना जारी है। धारचूला में भारी लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड होने से रोड का करीब 50 मीटर हिस्सा जमींदोज हो गया। लैंडस्लाइड के दौरान भारी बोल्डर्स भी गिरे हैं, जिससे इलाके को खतरा भी हो गया है। भारी बरसात के बाद कोटद्वार में मालन नदी उफान पर है, जिसके चलते नदी पर ह्यूम पाइप से तैयार किया जा रहा वैकल्पिक रास्ता टूट चुका है। वहीं नदी में माल से भरे ट्रकों के फंसने का सिलसिला भी लगातार जारी है। मालन नदी पर बने पुल के टूट जाने के बाद से सिडकुल ग्रोथ सेंटर और जशोधरपुर इंडस्ट्रियल एरिया के ट्रकों को आवाजाही के लिए नदी पर वैकल्पिक रास्ता बनाया जा रहा है, लेकिन भारी बारिश के चलते ह्यूम पाइप से बनने वाला रास्ता नदी पर टिक नहीं पा रहा है। आलम यह है कि नदी के तेज बहाव में ह्यूम पाइप बह गए। वहीं पीडब्ल्यूडी की ओर से दोबारा से कोशिश की जा रही है। मामले में प्रशासन का कहना है कि कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द वैकल्पिक रास्ता तैयार किया जा सके। टिहरी में NH 94 पर बरसात के चलते हो रहे लैंडस्लाइड से लोगों के मकानों को खतरा बना हुआ है और ग्रामीण तेज बारिश में डर के साए में जीने को मजबूर हैं। NH 94 पर खाड़ी में ऑल वेदर प्रोजेक्ट के चलते हुए रोड चौड़ीकरण और कंपनी की लापरवाही के चलते लगातार पहाड़ी से मलबा गिर रहा है, जिससे लोगों के मकानों में दरारें पड़ गई हैं। लोगों का कहना है कि कंपनी द्वारा मनमाने तरीके से पहाड़ी का कटान किया गया, इससे नए स्लाइडिंग जोन बन गए हैं, जिनसे लगातार मलबा गिर रहा है और मकानों को खतरा बना हुआ है। सर बरसात में सर बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है सर, और जब अगर रात को तेज बारिश होती है सर तो कभी लगता है सर कि कभी हमारा मकान ढह सकता है, और इसकी सूचना सर हमने BRO को पिछले 4-5 साल से दी हुई है सर। दिक्कतें हो रही सर, मैंने बगीचा जो है किस प्रकार से जैसे बच्चे पालते हैं उसे पाला, और ये सारा बगीचा जो है मेरा आज नीचे चला गया। ये NH के कारण से थोड़ा बहुत पैसा मिला, मैंने वो पैसा सारा यही लगा दिया। आगे बढ़ते हैं। पहले मौसम ने मारा, अब मंडी ने रुला दिया है। कमर ऐसी टूटी है कि खेत में ही सेब की फसल खराब हो रही है। काश्तकारों ने उम्मीद की खेती में मेहनत का पसीना तो बहाया और बम्पर पैदावार भी की, लेकिन फलों के दाम नहीं मिलने से अब किसान हताश हैं। नैनीताल में इस बार सेब की बम्पर पैदावार हुई है। बागान सेब से लदे हैं, लेकिन इन सेबों की लालिमा भी किसानों को निराश करे हुए है। मंडी में रोजाना हजारों टन सेब पहाड़ी हिस्सों से तो जा रहा है, लेकिन सही दाम नहीं मिलने से किसानों की उम्मीद टूट रही है।
फसल खेत में ही दाम मिलने का इंतजार कर रही है तो बारदाने का पैसा भी निकालना मुश्किल हो रहा है। लेकिन पारंपरिक सेब मंडी में 10 रुपए किलो ही बिक रहा है। किसान एक साल की मेहनत से तैयार सेब की फसल का रेट न मिलने से परेशान है। ये आज की परेशानी नहीं है, परेशानी तो ये काफी समय पहले से बनी हुई थी। लेकिन इस बार जो फसल बम्पर हुई, बम्पर मतलब आप देख रहे हैं, इस ढंग की फसल होने के बाद भी किसान आज खाली हाथ बैठा है, उसको नुकसान हो रहा है, जेब से पैसे देने पड़ रहे हैं। तो ये हर साल कब तक होगा ये समझ नहीं बात आ रही है। ये कुछ समाधान होना चाहिए शासन स्तर पर। और ये मार्केटिंग की सबसे बड़ी परेशानी हो गई है। मार्केट में मंडी के भरोसे रहते हैं तो वो औने पौने में अपना सब मिल मिला करके इस तरह से किसान को बर्बाद कर रहे हैं। दरअसल नैनीताल के पहाड़ी इलाकों में फलों की पैदावार होती है, लेकिन मंडी और कोल्ड स्टोर के अभाव में किसानों को हल्द्वानी मंडी में औने पौने दाम में ही अपना फल बेचना पड़ता है। हालांकि कृषि उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने किसानों के साथ बैठक की तो किसानों ने अपना दुखड़ा मंत्री जी के सामने रख दिया। वहीं मंत्री भी मान रहे हैं कि मंडियों का व्यापारी दुरुपयोग कर रहा है। पहले तो देन इंडिया उसका निस्तारण करना था। मैंने एमडी मंडी से कहा है कि आप सेब खरीदेंगे, क्योंकि आज मंडियां बनी थी किसान के लिए कि किसान अपना माल मंडी में लाए, उसको उसका सही दाम मिले। वो बन गई व्यापारियों के लिए। व्यापारियों की मोनोपोली हो गई है, हम उसको तोड़ेंगे। बहरहाल दावे जरूर मंत्री की ओर से किए जा रहे हैं, लेकिन जरूरी होगा कि किसानों के फलों का दाम तय हो, ताकि किसानों के हाथ साल भर की मेहनत के बाद खाली न रहें। न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।